फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसमें ये अपने को एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि कंटिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी में, और कंडीशन क्या गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है और एक लिमिट की वैल्यू 1 गिवन है। तो इसके बेसिस पे अपने को फंक्शन क्या होगा वो बताना है। तो अगर ये लिमिट मैं यूज़ करता हूँ तो इसमें अगर मैं t को x से रिप्लेस करूँ, t को x से रिप्लेस करने पे न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर भी 0। तो अपन यहाँ पे लॉपिताल यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है वो t है यहाँ पे, t टेंड्स टू x। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट t टेंड्स टू x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 10t टू द पावर 9 f ऑफ x माइनस x टू द पावर 10 f डैश t डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ t रेज टू द पावर 8। ये इसका डेरिवेटिव अपन ने ऊपर नीचे किया तो ये लिमिट आ जाती है। अब इसमें अगर ये वैल्यू मुझे गिवन है 1 के इक्वल, यहाँ पर अब t को x से रिप्लेस कर देते हैं। अगर t को x से रिप्लेस करते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से t रेज टू द पावर 8 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 10x बाय 9 f ऑफ x माइनस यहाँ से x स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर बाय 9 f डैश x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो ये आता है dy बाई डी एक्स स्क्वायर बाय 9 के नेगेटिव से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा माइनस 10 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आती है। अब इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e की पावर माइनस 10 बाई एक्स का इंटीग्रल यही आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पर और वो e की पावर लेंगे तो ये अपने पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 10 आ जाता है। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन सेट हमें पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स टू दी पावर 10 इज इक्वल टू, ये 1 बाय एक्स टू दी पावर 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 9 बाय एक्स टू दी पावर 12 डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आता है। तो इसको सॉल्व करने पर फाइनली अपने पास ऐसा आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 बाय 11x प्लस सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर x टू द पावर 10। ये सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास इनटू x टू द पावर 10। अब अपने पास एक कंडीशन गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू है 2। अगर मैं f ऑफ 1 को यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, y की जगह पे 2 और x की जगह पे 1, तो ये जो c है इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 बाय 11। तो ऑफ कोर्स इसमें अपने पास ऑप्शन बी इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, बेस थ्योरम पे बेस्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ बेस थ्योरम का फॉर्मूले बेस्ड है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और अगर उसको आंसर पता है तो वो सही है, अगर नहीं पता है तो वो गेस करता है और उसके बाद उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है हाफ। अब यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है उसके अलावा, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट इज 1/6। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो इसको अपने को बेस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसको आंसर मालूम है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को p मान लेते हैं, और जो दूसरा वाला केस बचा कि वो गेस कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस p। अब यहाँ पे अपने को दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, मतलब गेस करने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि उसका आंसर सही था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि उसने गेस किया होगा व्हेन आंसर इज गिवन टू बी करेक्ट, ये किसके इक्वल होता है, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि उसने करेक्ट सॉल्व किया और न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी g इंटरसेक्शन c, ये आ जाएगा, मतलब गेस भी किया और सही भी।
तो यहाँ पे अगर करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालूँ मैं, तो करेक्ट में 2 केस बनते हैं, या तो उसको क्वेश्चन का आंसर आता था या नहीं आता था, तो उसने गेस किया। तो इस केस में डिनोमिनेटर में अगर उसने क्वेश्चन आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p है, और ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है, अगर उसको मालूम है तो आंसर सही है, प्लस अगर उसने गेस किया है तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, और आंसर सही है तो वो अपने को गिवन है हाफ, तो डिवाइडेड बाय 2। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, g इंटरसेक्शन c, मतलब सिर्फ यही वाला केस आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस p डिवाइडेड बाय 2। ये अपने को गिवन है 1/6 के इक्वल। अब अगर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब p की वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करने पर अपने पास यहाँ पर p की वैल्यू आती है 5/7। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड, सीधा सीधा सा एप्लीकेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे हमें x एक एंगल दे रखा है π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, और cot x की वैल्यू है -5/√11, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है अगर cot x -5/√11 है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये 11 में x/2 को a मान लेते हैं और 6x को b मान लेते हैं, तो ये हो गया sin a sin b, ये हो जाएगा cos a cos b। sin a sin b प्लस cos a cos b होता है cos ऑफ a माइनस b, तो ये हो गया 6x माइनस 11x/2, और sin a cos b नेगेटिव प्लस cos a sin b पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा sin ऑफ a माइनस b, मतलब ये एक्सप्रेशन भी sin ऑफ 6x माइनस 11/2x हो गया। सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाता है cos x/2 और ये बन गया sin x/2। तो हमें सिर्फ sin x/2 और cos x/2 की वैल्यूज निकालनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं यहाँ ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ तो ये वैल्यू हो गई 5 और ये वैल्यू हो गई √11। हाइपोटेन्यूज इसको कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस से, तो उसकी वैल्यू आती है 6। ये हमारे पास ट्राइंगल की सारी वैल्यूज मिल गई अपने को साइड्स। cot x की वैल्यू पता है, अब मैं यहाँ से cos x निकाल लेता हूँ। मैं cos x ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर cos x मालूम चल जाएगा तो इन दोनों की वैल्यूज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। cos x जो है इसकी वैल्यू यहाँ से अपने पास आती है 5/6, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा -5/6। अब इससे cos x/2 और sin x/2 इजीली मिल जाएगा। 2 cos square x/2 -1 इज इक्वल टू -5/6। इसको सॉल्व करने पर cos x/2 की वैल्यू +-1/√6 आती है, +-1/6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो +-1/√12 ये वैल्यूज आ जाती हैं। बट हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो ये हो गया 1/2√3, ये cos x/2 की वैल्यू। sin x/2 के लिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1 - 2 sin square x/2 इज इक्वल टू -5/6। सॉल्व करने पर sin x/2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी √11 डिवाइडेड बाय 2√3। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी यहाँ पे, बट फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है x/2, तो ये भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये √11/2√3 और ये 1/2√3, इन दोनों को ऐड करने पर अपने पास ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा, √11 + 1 डिवाइडेड बाय 2√3। फोर्थ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड है, एलिप्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, एलिप्स पे टैंजेंट के ऊपर, टैंजेंट का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ये एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसमें एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट p, q, उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है p² / 9 + q² / 4 इज ग्रेटर देन 1। इससे ये बोल सकते हैं कि p, q जो है वो एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में गिवन भी है कि 2 टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं इससे एलिप्स पे, तो ऑफकोर्स उसको एक्सटर्नल पॉइंट तो होना ही था, ऑफ विच वन मीट्स द एलिप्स एट एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। एक टैंजेंट माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मीट कर रही है। अगर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे टैंजेंट मीट कर रही है तो उस टैंजेंट को पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना पड़ेगा, और दूसरी जो टैंजेंट है वो एक पॉइंट टी पे मीट करती है एलिप्स को, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ पे वही दे रखा है अपने को, और आर के बारे में फिर दे रखा है कि वर्टेक्स है और ओ सेंटर है, तो जो ओ आर टी ट्राइंगल है उसका एरिया गिवन है 3/2। ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने को पी और क्यू की वैल्यूज के बारे में बताना है कि पी और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये लेट्स से मैंने एलिप्स बना लिया, अब यहाँ पे एंड माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे बन रही है वो टैंजेंट,
लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है अपने पास एस पी कॉमा क्यू। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है अपने को एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन हो गई। और जो दूसरी टैंजेंट जो एलिप्स पे बन रही है उसके बारे में दे रखा है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो कुछ ऐसे बनेगी टैंजेंट। ये टैंजेंट आ गई अपने पास, तो नेचुरली ये वाला पॉइंट हो जाएगा टी, और ये माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट हमें गिवन था आर, और ये पॉइंट है ओ। अब ये जो ओ आर टी जो ट्राइंगल है, इसके एरिया के बारे में अपने को गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी इज इक्वल टू 3/2 गिवन है अपने को। अब ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन अगर ये है, तो नेचुरली जो आर पॉइंट है ये हो जाएगा अपने पास 3,0, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट। अब यहाँ पे जो Q पॉइंट जो है, ये Q जो वैल्यू है, इसको तो 2 ही होना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे Q की वैल्यू अपने को 2 मिल गई। अब अगर मैं ये T पॉइंट की बात करूँ, तो ये T पॉइंट कुछ ऐसा है कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 3/2 आएगा। ये बेस R पॉइंट है 3,0, तो बेस की वैल्यू हो गई, बेस की लेंथ हो गई 3। एरिया क्या होता है इसका, हाफ इंटू बेस की लेंथ मतलब ओ आर। अब ये जो T पॉइंट है इसको अगर मैं अल्फा बीटा मानता हूँ, तो ये जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो हो जाएगा हाफ ऑफ ओ आर इंटू बीटा। मॉड ऑफ बीटा ले लेते हैं, बिकॉज बीटा यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। ओ आर ये लेंथ ऑलरेडी पता है 3, ये भी 2, तो यहाँ से मॉड ऑफ बीटा जो है वो हमारे पास 1 आ जाता है। और बीटा ये जो पॉइंट है T पॉइंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बीटा को हमारे पास क्या होना पड़ेगा, -1। तो बीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। अगर y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो x स्क्वायर बाय 9 प्लस y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया, -1। इसको अगर मैं -1 यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। तो सब्ट्रैक्ट करने पर x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू आ जाता है 3/4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी अपने पास 3√3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये जो अल्फा पॉइंट है ये हमारे पास आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास अल्फा की। अब इस पॉइंट पे टैंजेंट लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं। तो 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 9 प्लस y की जगह पे y1 लिखते हैं y स्क्वायर की जगह पर, तो ये -1 वैल्यू है, तो ये हो गया -1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, ये आता है। अब इससे ये जो P ये वाली जो लाइन है, मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। ये वाली लाइन क्या है अपने पास, ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो ये y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर इस y कोऑर्डिनेट को 2 पुट किया, तो यहाँ से आया था हमारे पास x डिवाइडेड बाय 2√3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। ये दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को p की वैल्यू मिल जाती है। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2√3 इंटू √3/2, तो ये 3√3 वैल्यू आ जाती है इसकी। तो ये इस तरह से अपने पास p और q दोनों की वैल्यूज आ गई। p की वैल्यू है 3√3 और q की वैल्यू है 2। क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसिकली बायनोमियल थ्योरम पे बेस्ड है और इजी है, बट जो इसका प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एस सेट दे रखा है a + b√2 और a और b अपने को इंटीजर्स गिवन है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। T1 सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं, और इन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, √2 - 1 टू द पावर n, और यहाँ पर है √2 + 1 टू द पावर n। इस फॉर्म के जितने भी नंबर्स हैं वो सेट T2 में रिप्रेजेंट में लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखा है, पहला है Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज अ सबसेट ऑफ S। तो पहली चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे √2 - 1 की पावर n या +1 की पावर n, ये जो नंबर है ये हमेशा p + q√2 इसी फॉर्म का आता है।
अगर मैं इसको बायनोमियली अगर एक्सपैंड करता हूँ तो फर्स्ट वाली टर्म क्या आएगी, √2 की पावर n प्लस या माइनस NC1 इंटू √2 की पावर n-1 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर ये एक्सपोनेंट इवन हो गई तो ये इंटीजर हो ही जाएगा, और ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट है ये भी इंटीजर है। और अगर ये एक्सपोनेंट ऑड हुई तो मेरे पास कुछ ये p इंटू √q इसी फॉर्म का बन जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल √2 की पावर मैंने 7 लिया, तो √2 की पावर 7 को लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू √2, तो ये 2 क्यूब तो इंटीजर ही हो गया ना। तो सेम तरीके से यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो तरह की टर्म्स ही आएंगी, या तो एक इंटीजर टर्म आएगा या एक √2 वाला टर्म आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये p प्लस q√2 की फॉर्म में ही हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे अपन ये ऑप्शंस देखें, z, क्या z s का सबसेट होगा? z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे अगर मैं b को 0 पुट कर दूँ, b को 0 पुट करते ही मेरे पास ये सिर्फ इंटीजर्स ही बच जाएंगे, तो ये तो इसका सबसेट है नेचुरली। t1 और t2 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दोनों हमेशा p प्लस q√2 की फॉर्म के ही आने हैं, यानी कि ये भी a प्लस b√2 का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अपने पास ट्रू। ऑप्शन बी की बात करते हैं। t1 सेट t1 के लिए बोल रहा है कि 0 से 1024 में इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं √2 माइनस 1 इज लेस देन 1, अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी जितनी बड़ी एक्सपोनेंट है उतना छोटा होता जाएगा। तो मैं अगर बहुत ही बड़ी एक्सपोनेंट ले लूँ तो वो 0 के क्लोज आ जाएगा, यानी कि इस सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट कुछ ना कुछ तो लाइक करेगा ही करेगा। बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे तो ऑफकोर्स ये वाला स्टेटमेंट अपने पास फॉल्स हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखूँ, सी ऑप्शन, यहाँ पे बोल रहा है t2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा। अगर t2 की बात करें तो ये वाला नंबर है वो √2 प्लस 1, इसकी जितनी बड़ी एक्सपोनेंट लेंगे उतना बड़ा नंबर आएगा। तो अगर मैं ये एक्सपोनेंट को इंक्रीज करता जाऊंगा तो बड़ा नंबर आता जाएगा। तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा जब ये 2024 को क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें भी देखूं तो ये 2.41 समथिंग है, और मुझे पता है 2 टू द पावर 11 जो है वो 2048 होता है, इससे बड़ा नंबर ही है, यानी कि इसकी पावर 11 लेंगे तो भी इससे बड़ा आ रहा है। तो 11 के आगे जितनी भी एक्सपोनेंट्स लोगे वो सारे नंबर इससे बड़े हो जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट अपने पास ट्रू हो गया, इज नॉट इक्वल टू 5, कुछ ना कुछ कॉमन अपने पास आ रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, फॉर एनी गिवन a, b बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर a और b मेरे पास इंटीजर्स हैं तो कॉस ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस आइटा ऑफ साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये हमेशा ये इंटीजर कब होगा? जब b इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये इंटीजर सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा जब b इज इक्वल टू 0। तो एक बार देखते हैं, अगर ये इंटीजर है तो नेचुरली ये वाले टर्म को तो 0 ही होना पड़ेगा। साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ एक एक्सप्रेशन है वो 0 है, तो वो कब होगा? जब ये वाला पार्ट इंटीजर हो जाए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे ये चाहिए a प्लस b√2 इज इक्वल टू k चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन को लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू k माइनस a। ये इंटीजर है बिकॉज k इज ऑल्सो एन इंटीजर और a भी इंटीजर है, और यहाँ पे इरैशनल नंबर है गिवन b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 नहीं है तो ये हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। इरैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू एन इंटीजर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं अनलेस b इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। b को 0 किया तो k और a दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में अपने पास ये वाली टर्म एक इंटीजर होगी, यानी कि यहाँ पे देखो यही बोला हुआ है इसने ऑप्शन में, इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0, और हमने देखा अगर ये इक्वेशन अपनी इंटीजर है तो वो सिर्फ b इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ही पॉसिबल है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये वाला ऑप्शन भी ट्रू। A, C, D तीनों ऑप्शन ट्रू हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अपने को दे रखा है S एक सेट है A, B, C ट्रिपलेट से, A, B, C रियल नंबर्स हैं और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0। तो अगर ये इक्वेशन मैं देखूं ध्यान से तो इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, प्लस 2b एक्स बाय वाई प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, 0। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इन चारों ऑप्शंस में से ट्रू हैं।
तो पहले ऑप्शन में ये दे रखी है ABC की वैल्यूज़, तो ये दे रखा है कि ये सेट S को बिलोंग करेगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपने पास दो कंडीशन आ गई, A को पॉजिटिव होना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव ही होगा, A पॉजिटिव C पॉजिटिव। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है क्वाड्रेटिक का उसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो यहाँ से आता है 4b² माइनस 4ac, ये अपने पास लेस देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ से कंडीशन आती है b² माइनस ac इज लेस देन 0। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये सेट S में ये वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ABC जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, ये A है, ये B है, ये C है, तो A इंटू C अपने पास 12 हो गया। B² 7/2 का स्क्वायर 12 से बड़ा आता है। अगर ये बड़ा आ रहा है तो ऑफकोर्स ये वाली क्वांटिटी अपने पास क्या आ गई, पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए अपने पास गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में ये A है, ये B है, ये C है। हमारे पास क्या होना चाहिए, B² शुड बी लेस देन A इंटू C, तो ये आता है 1/4, यानी कि यहाँ से आता है 4b² इज लेस देन 1। अगर 4b² 1 से छोटा है तो नेचुरली मेरे पास 2b का मॉड जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ 2b इज लेस देन 1। तो ये ऑप्शन बी भी इसमें ट्रू हो गया। नेक्स्ट दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे हैं। ये दो इक्वेशंस हैं, ABC इस तरह के नंबर्स हैं जो सेट S से बिलोंग कर रहे हैं, और ये दोनों इक्वेशन के लिए मेरे को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। इन दोनों के लिए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मुझे पता है इन दोनों में जो x का कोफिशिएंट है A और B, y का कोफिशिएंट क्या है B और C, तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। A/B शुड नॉट बी इक्वल टू B/C। तो यहाँ से अपने पास आता है B² शुड नॉट बी इक्वल टू AC, तो यहाँ से आता है B² माइनस AC शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि B² माइनस AC अपने पास क्या है, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, मतलब ये वाला बेसिकली ऑप्शन ट्रू। अब अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे भी दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है अपने को। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये अपने को बताना है। तो अगर मैं ये दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख ली हैं और जो कंडीशन अपने पास थी कि B² माइनस AC इज लेस देन 0, यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी, A+1/B शुड नॉट बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय C+1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा A+1 इंटू C+1 माइनस B² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आती है। अब यहाँ पे A इंटू C प्लस A प्लस C+1 माइनस B² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने S सेट के लिए जो कंडीशंस निकाली थी, एक कंडीशन ये थी और एक था A इज पॉजिटिव एंड C इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव थी। अब अगर ये एक्सप्रेशन देखें, यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ AC माइनस B² इज ग्रेटर देन 0, इसी को रिवर्स कर दिया बस। तो यहाँ से AC माइनस B² ये टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव। A क्या है, पॉजिटिव, C क्या है, पॉजिटिव, और एक 1 और ऐड कर दिया, तो नेचुरली दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन डी है ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। तो ये B, C, D इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बेस्ड है। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंगली फ्रेम किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिसेंट है। अगर मैं इसमें देखूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x, y को इस तरीके से लिखा गया है, मतलब ये तरीका है बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y रिप्रेजेंट करने का। P और Q दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, एक सेट डिफाइन किया है जिसमें कि x और P के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, x और Q के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस है 50, और ऐसे ही सेट T में y और Q के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर और y और P के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इनका डिफरेंस है 50। तो इसके बेसिस पे अपने को सेट x, S और सेट T डिफाइन कर रखे हैं। तो अगर मैं सेट S की बात करूं, मतलब x का डिस्टेंस P से, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और Q से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 7 का होल स्क्वायर।
और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 गिवन है। तो वो सब्ट्रैक्ट करने पर जो अपने पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 105। ये इसकी इक्वेशन आती है। तो बेसिकली ये जो सेट एस है इसमें जितने भी पॉइंट है वो बेसिकली इस प्लेन पर लाई करेंगे। ऐसे ही अगर मैं सेट टी की बात करूं तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं, बस इसमें Q से डिस्टेंस है और P से डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस का स्क्वायर और उनका डिफरेंस। जब वो डिफरेंस निकालते हैं तो वो 50 आता है। ये कैलकुलेट करने पर अपने पास आ जाएगा 6x प्लस 8z इज इक्वल टू 5। तो मुझे दिख रहा है ये दो प्लेन्स की इक्वेशन आ गई, दोनों ही प्लेन्स क्या है, पैरेलल। अब एक बार ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है। देयर इज अ ट्रायंगल whose area is 1 and all of whose vertices are from S, यानी कि इस वाले सेट पे ये प्लेन है, प्लेन पे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है, बट यहाँ पे दे रखा है कि ऐसा एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा जिसका एरिया 1 होगा। ऑफ कोर्स ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स होंगे किसी भी प्लेन पे। एक जैसे मान लीजिए बोर्ड ही एक प्लेन हो गया, यही उसकी ये जो जिस प्लेन के लिए इक्वेशन है वो ये बोर्ड ही मान लेते हैं। तो इस बोर्ड पे मैं एक ट्रायंगल ढूंढ ही सकता हूँ ऐसा जिसके लिए एरिया क्या हो जाएगा 1, और इस तरह के बहुत सारे ट्रायंगल्स होंगे। तो नेचुरली ऑप्शन ए क्या हो गया, ट्रू। ऑप्शन बी में दे रखा है देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L एंड M इन T, मतलब बेसिकली L और M जो है इस वाले प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज ऑल्सो इन T। तो अगर मैं ये इसी बोर्ड को प्लेन मान लेता हूँ, T वाला प्लेन, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट है वो मुझे दिख ही रहा है इसी प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास क्या हो गया, 2। नेक्स्ट में दे रखा है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, 2 ऑफ हुज वर्टिसेस आर फ्रॉम S एंड अदर 2 वर्टिसेस आर फ्रॉम T। तो 2 पॉइंट इस प्लेन पर हैं और 2 पॉइंट इस प्लेन पर हैं, इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका पेरीमीटर 48 होगा। ये बताना है हमें कि ऐसे इनफाइनाइट ट्रायंगल्स लाई करेंगे। अगर मैं ये दोनों प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, दोनों प्लेन्स क्या है, पैरेलल, तो वो डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 105 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो ये 10 आ गया। मतलब डिस्टेंस आता है दोनों के बीच का 10। तो अगर मैं प्लेन लेता हूँ दो, मान लो ये 2 प्लेन्स हैं, इसमें मैं 2 पॉइंट, मैंने ये दोनों पॉइंट ले लिए और ये दोनों पॉइंट ले लिए। ये डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 10। ये डिस्टेंस कितना है, 10। ये दोनों लाइंस इस तरह से चूज कर ली कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन्स। तो ये डिस्टेंस अपन चूज कर ही सकते हैं इस तरह से कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए। यहाँ से 20 आता है, पेरीमीटर चाहिए 48, 20 माइनस 48 निकालने पर 28 आता है, तो ये साइड 14 और ये साइड 14। तो इस तरीके तो मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ढूंढ सकता हूँ। इसको शिफ्ट करते जाओ कहीं पे भी तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे अपने को। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, मतलब बेसिकली सी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अगर डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन में क्या है, देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48। सेम वही कंडीशन है जो ऊपर वाले में है, बस यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट इस प्लेन पर है, 2 पॉइंट इस प्लेन पर है, सच दैट वो उनको ज्वाइन करने पर स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने पास 10 है, तो स्क्वायर की जो साइड लेंथ है 48 डिवाइडेड बाय 4 कितनी होनी चाहिए, 12। ये स्क्वायर की साइड लेंथ है, तो 12 साइड लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल है या नहीं है, ये देखने के लिए अपन एक काम करते हैं, ये एक स्क्वायर में एज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं इस स्क्वायर को कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फिट करूँ इसको। इन दोनों प्लेन्स को अपन इस तरीके से देखते हैं, मतलब ये प्लेन इस तरह से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इनके बीच का ये डिस्टेंस है 10। ये जो लेंथ है इससे ज़्यादा है, ये लेंथ है 12, इससे ज़्यादा लेंथ है ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पॉइंट को तो फिक्स कर देता हूँ और इसको ऐसे टिल्ट करता रहूँगा जब तक कि ये ऐसे फिक्स ना हो जाए। तो अब ये लाइन इस वाले प्लेन में लाई करेगी, ये वाली लाइन इस वाले प्लेन में लाई करेगी। तो नेचुरली ये वाला जो स्क्वायर है मैं बना सकता हूँ एक ऐसा स्क्वायर जिसका कि पेरीमीटर 48 हो, 2 पॉइंट इधर और 2 पॉइंट इस पर लाई करें, तो मुझे दिख ही रहा है इस केस में। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास यहाँ पर ट्रू हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए चारों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 लॉग पे बेस्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन है लॉग की। यहाँ पे देखो अपने को दे रखा है a दे रखा है 3√2 के इक्वल और b इस नंबर के इक्वल दे रखा है और x और y कोई 2 रियल नंबर्स हैं और ये 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो इनको यूज करके अपने को 4x + 5y की वैल्यू बतानी है। इन ए वे x और y पूछ रहा है हमसे। अगर मैं यहाँ से देखूँ a है अपने पास
3√2। यहाँ पे अंदर एक्सप्रेशन है 18 की पावर 5/4। 18 जो होता है वो 3√2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 18 टू द पावर 5/4। इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर 5/2। इसी का स्क्वायर होता है 18, तो 18 टू द पावर 5/4 को लिख सकते हैं a टू द पावर 5/2। सिमिलरली b गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 1/6 और √6। यहाँ से ये 1/6 को अगर हटाते हैं तो दोनों साइड पावर 6 ले लेते हैं। b टू द पावर 6 जो है ये हो जाएगा 1/1080, यानी कि रूट ऑफ 1080 को मैं लिख सकता हूँ b रेज टू द पावर -3। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में, तो अपने पास 3x + 2y इज इक्वल टू है लॉग ऑफ a टू द पावर 5/2 टू द बेस a, तो ये नेचुरली कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही अगर 2x - y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है b टू द पावर -3, तो इस वाले लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाता है 2x - y इज इक्वल टू -3। ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x की वैल्यू अपने को -12 और y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y को 2 और x को -12 पुट किया तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दे रखा है अपने को। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है x टू द पावर 4 + ax³ + bx² c + c। इसके कोफिशिएंट्स रियल है, मतलब ये जो है a, b और c ये अपने पास रियल नंबर्स हैं। और एक कंडीशन दे रखी है कि f(1) की वैल्यू अपने पास -9 है। उसके अलावा अपने को दे रखा है कि आयोटा √3 जो है वो एक इस वाली इक्वेशन का रूट है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर रूट ऑफ -1, तो α1, α2, α3 और α4 अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो उनके मॉड के स्क्वायर्स का सम पूछा हुआ है अपने से। तो यहाँ पे देखो ये आयोटा √3 एक इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए एक रूट है। अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ, इसमें से x कॉमन लेने पर अपने पास आता है 4x² + 3ax + 2b। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a एंड b ऑलरेडी हमें दे रखा है रियल नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, रियल। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं तो अगर इसका एक रूट, इसके लिए मैं अगर देखूं x के लिए तो एक रूट तो 0 आ रहा है और एक रूट मुझे इस इक्वेशन का आयोटा √3 दे रखा है, यानी कि इस वाली इक्वेशन के लिए एक रूट हो गया आयोटा √3। बट कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इसका जो दूसरा वाला रूट है वो क्या हो जाएगा, -आयोटा √3। अब अगर मैं इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स की बात करूं, ये सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स है 3a/4, इसको क्या होना पड़ेगा 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 0। अब अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है 2b/4 और ये दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आता है, आयोटा स्क्वायर -1 और एक -1 ऑलरेडी है √3, तो ये अपने पास आता है 3 के इक्वल। इसको सॉल्व करने पर b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6, तो b 6 हो गया और a 0, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है f(x), इसको अपन लिख सकते हैं x टू द पावर 4, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू है 6, तो 6x² + c। एक इन्फॉर्मेशन और भी है अपने पास, f(1) इज इक्वल टू -9। इसको यूज़ करके ये c की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन इजीली। यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ऑफकोर्स ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 9 इज इक्वल टू -9 है, और यहाँ पे अगर 1 पुट करने पर ये 1 + 6 + c, तो यहाँ से c की वैल्यू अपने पास -16 आ जाती है। यानी कि ये जो f(x) जो पॉलिनोमियल है ये बन जाएगा अपने पास x टू द पावर 4 + 6x² -16। ये पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके रूट्स के मॉड की स्क्वायर के सम की बात कर रहा है वो, तो अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, मतलब बेसिकली इसको अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है x² + 8 मल्टीप्लाइड बाय x² - 2, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
अब अपने को अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँ और इसके रूट्स निकालूँ, यहाँ से क्या रूट्स आएंगे, 2√2 आयोटा माइनस 2√2 आयोटा, इसके लिए क्या रूट हो जाएंगे, +√2 और एक -√2। इनके सबके मॉड्स का स्क्वायर को अपने को ऐड करना है और आंसर बताना है। तो जब वो ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर इसके मॉड का स्क्वायर 8 हो जाएगा, इसके लिए भी 8, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इन सब को ऐड करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने पास आती है 20। तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल डिसेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप मॉडरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ये मैट्रिक्स पे बेस्ड है, बट इसमें थोड़ी बहुत पीएनसी भी यूज़ की हुई है, मतलब बेसिक काउंटिंग है, उससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। ईजी क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा काउंटिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सेट एस है जिसमें कि मेरे पास क्या है, मैट्राइसेस है, और उस मैट्राइसेस में मेरे पास 4 वेरिएबल दे दिए हैं, 5 वेरिएबल, ये पांचों वेरिएबल या तो 0 है या 1 है, इसके अलावा और कोई वैल्यू ये नहीं ले सकते। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू या तो 1 है या -1 है। तो मेरे को ये बताना है कि ए बी सी डी की कितनी डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, सो दैट अपने पास ये जो डिटर्मिनेंट है या ये मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू अपने पास 1 या -1 आ जाए। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की बात करूँ, वैल्यू की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पे एक्सपैंड करूँ इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास d माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू अपने को चाहिए -1 या 1 लेकिन ये जो सारे नंबर्स हैं ये 0 या 1 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, दोनों नंबर अगर सेम ले लिए, दोनों नंबर अगर डिफरेंट लेना हो तो 1 या -1 आएगा। ऐसे ही ये टर्म भी 0, 1 या -1, और ये टर्म भी 0 या 1। मतलब ये दो एक्सप्रेशंस को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो ये दोनों एक्सप्रेशंस मेरे पास या तो 0 और -1 होंगे या फिर 0 और 1 होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने को यही दो चाहिए। तो अपन इसमें दो केसेस कंसिडर कर लेते हैं। पहला केस कि इसकी वैल्यू +1 और -1 है, दोनों में से कोई भी एक केस ले लो, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाए अपने पास 0। क्योंकि देखो मैंने इन दोनों को साथ में इसीलिए लिया क्योंकि d माइनस ई अगर 1 है तो इसको 1 होना पड़ेगा और इसको 0 होना पड़ेगा, और अगर मैं d माइनस ई की वैल्यू की -1 वैल्यू लेता हूँ तो इसको 0 होना पड़ेगा और इसको 1 होना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में एक ही केस आता है अपने पास। तो इवेंचुअली बस मुझे ये चेक करना है कि ये 0 कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो ये 0 कब हो सकता है, मैं c के लिए दो डिफरेंट केसेस ले लेता हूँ। पहला केस c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 है तो b माइनस ए कुछ भी हो सकता है, b माइनस ए कुछ भी हो सकता है, यानी कि b के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज और a के लिए भी दो पॉसिबल वैल्यूज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अपने पास। इस केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 पॉसिबिलिटीज हो गई अपने पास। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन c इज नॉट इक्वल टू 0, अगर c 0 नहीं है तो उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको 1 होना पड़ेगा, मतलब c इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर मैंने इसको c को 1 लिया बट मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए 0, और b और a दोनों को क्या होना पड़ेगा इक्वल। अगर b और a इक्वल हैं तो दोनों 0 भी हो सकते हैं और दोनों 1 भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से मेरे पास 2 केसेस आ गए। तो टोटल 4 और 2 6 केस हो गए इस केस में अपने पास। अब दूसरा वाला केस देखते हैं। दूसरा वाला केस उल्टा कर देता हूँ, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू है +1 और -1। ये +1 या -1 दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम नंबर ऑफ केसेस आएंगे। अगर ये +1 या -1 है तो नेचुरली c को 1 ही होना पड़ेगा, c 0 नहीं हो सकता। c को 0 ले लिया तो ये पूरे टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो b माइनस ए या तो 1 चाहिए या -1 चाहिए, वो दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग। अगर b माइनस ए 1 है तो फिर से एक ही केस होगा, इसको 1 और इसको 0, और अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब इवेंचुअली यहाँ से तो मेरे पास सिर्फ एक केस आता है। और अगर मैं 0 लेता हूँ d माइनस ई को, d माइनस ई अगर मेरे पास 0 है तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा अपने पास इक्वल। इन दोनों को अगर मैं इक्वल लेता हूँ d और e को, तो या तो दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, मतलब 2 केस आ गए। तो यहाँ से अपने पास कितने केसेस आ गए, ये दोनों इक्वल 2 केस। बट अभी मैंने
ये 1 और -1 के लिए दो केसेस कंसिडर नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एक ही केस लिया है, मैंने सिर्फ इसके लिए काउंट किया था 4 + 2 6 केस। और ये दो केस किसके लिए थे, यहाँ से दो केस आए थे, एक बार 1 और एक बार -1, एक बार 1 और एक बार -1। तो अपने को इस जो टोटल नंबर ऑफ केस आई है ये 8, इसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 16। तो ऐसे अपने पास 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के अंदर, मतलब 16 ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिनकी वैल्यूज अगर ये ABCD में 0 1 डालता हूँ तो डिटर्मिनेंट वैल्यू उनकी 1 या -1 आती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कंसेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे अपने से पूछा गया है, ये 9 स्टूडेंट्स हैं S1 से लेके S9 तक, इनको अपने को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 टीम्स में, X, Y और Z। X में 2 हैं मेंबर्स, Y में 3 है और Z में 4 मेंबर्स हैं। बस यहाँ पे अपने को कुछ लिमिटेशन है अपने पास कि S1 जो है वो टीम X में नहीं होना चाहिए, S2 जो है वो टीम Y में नहीं होना चाहिए। तो कितनी डिफरेंट वेज से अपन टीम फॉर्म कर सकते हैं वो निकालना है अपने को इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल, हम लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल माइनस वो वाले केसेस जब S1 X में है और S2 Y में है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, वो वाले केसेस अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं ऐसे देखता हूँ, ए सेट माना नंबर ऑफ केसेस व्हेन S1 इज इन X और B है नंबर ऑफ केसेस व्हेन S2 इज इन Y। तो मुझे ये वाले केसेस हटाने, तो मुझे यहाँ से क्या हटाना है, टोटल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, ये कैलकुलेट करना है अपने को। टोटल के लिए तो मुझे 9 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप साइज है 2, 3 एंड 4। तो ये तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B है, तो इसमें एक ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है, A यूनियन B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये अपने को इसमें से सबट्रैक्ट करना है। A अगर सेट A की बात करें, मतलब S1 X में है, तो S1 को हटा दो, वो X में ऑलरेडी आ गया, यानी कि अब मुझे सिर्फ X में एक ही पर्सन और डालना है। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी दोनों में अभी भी 3 एंड 4 स्टूडेंट्स हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट। B क्या है, जब S2 Y में है, S2 कौन से में है, Y में। तो अगर मैं S2 को Y में डालता हूं तो अब मुझे Y में सिर्फ 2 ही और लेने हैं बस, तो यानी कि 8 लोगों को मुझे अरेंज करना है 2 + 2 + 4 में। 8 लोगों को डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 2 और फिर तीसरे वाले में 4। लेकिन तीनों ग्रुप्स का नाम है, तो ग्रुप्स डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप्स आर नेम्ड। नेक्स्ट जो है माइनस, ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट करना है अपने को, A इंटरसेक्शन B। A और B में जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन B मतलब बेसिकली दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मतलब S1 X में है और S2 Y में है, ये वाले केसेस सबट्रैक्ट करने हैं। अगर S1 X में है, S2 Y में है, तो बचे हुए 7 लोगों को मुझे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 4। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 665। तो काउंटिंग पे बेस्ड था, प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो मॉडरेट क्वेश्चन में इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये वेक्टर्स पे बेस्ड है, बॉक्स प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ये बॉक्स प्रोडक्ट अपने पास क्या दे रखा है, 0। तो अगर मैं देखूं तो OP, OQ, OR ये तीनों वेक्टर्स ऑलरेडी दे रखे हैं और इनका बॉक्स अपने पास क्या है, 0। अगर ये बॉक्स 0 है तो मैं ये जो डिटर्मिनेंट होता है तीनों वेक्टर्स का, उसको 0 कर सकता हूँ। इनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा 1 1, यहाँ से आ जाएगा 1, बीटा माइनस 1 बाय बीटा और ये भी 1। नेक्स्ट वाले में आ जाएगा 1 1 एंड 1/2। इसमें एक काम करते हैं अपन,
रो 1 में से रो 2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं और रो 2 से रो 3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये एप्लीकेशन अपन करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा अपने पास, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पे -1/α बच गया, -1/α। इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो ये 1/β हो जाएगा, ये वाली टर्म 0। इस वाली रो से इस वाले रो को सबट्रैक्ट किया है तो ये फिर से 0, ये हो जाएगा -1/β। ये टर्म हो जाएगी हाफ, ये रो तो एज इट इज़ रहेगी, इसको अपन ने चेंज नहीं किया है और ये 0 होगा, बॉक्स अपने को 0 के इक्वल गिवन है। तो अगर ये 0 है, इसको एक्सपैंड करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 1/2α प्लस 1/2α प्लस 1/2β इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। अब ये जो कंडीशन दे रखी है देखो, अल्फा बीटा कॉमा 2, ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब ये हो गया 3α प्लस 3β माइनस z, z की जगह पे हमें लिखना है 2 क्योंकि ये पॉइंट है 2, और प्लस l इज इक्वल टू क्या है 0। ये इक्वेशन है अपने पास। अल्फा प्लस बीटा -1 ऑलरेडी पता है तो ये वैल्यू -3 हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ से l की वैल्यू आ जाती है अपने पास 5। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट्स पे बेस्ड है। स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस और मीन वो यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। x एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x जो है वो है प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू स्मॉल x है। अब यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे दे रखा है कि x कॉमा ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू दिस, ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। यानी कि बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, इसको मान लेता हूँ PR से डिनोट कर देते हैं इसको अपन, नोटेशन इजी हो जाएगा बस। तो P0, P1, P2, P3, P4 ये सब किस में स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से अपन एक टर्म लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू n या Pn, इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं an प्लस b, लीनियर एक्सप्रेशन एज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दे रखा है। तो ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है अपने पास, ये 0 है फॉर ऑल x इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू नहीं है तो मतलब बेसिकली अपने को सिर्फ यही 5 वैल्यूज़ के लिए देखना है, 0, 1, 2, 3, 4 बस। इसके अलावा बाकी सबके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो इन सबकी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं समेशन Pi इज इक्वल टू 0 to 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1। बट मुझे पता है Pi किसके इक्वल है ai प्लस बी, तो ये हो गया समेशन ऑफ ai समेशन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय i प्लस b, और i इज इक्वल टू 0 to 4, ये है 1 के इक्वल। इससे अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी। a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल i है, तो इसका समेशन 10 आ जाता है। तो यहाँ से आ गया 10a प्लस 4b, 5 टर्म्स है हमारे पास 0 से लेके 4 तक। तो 10a प्लस 5b ये आ गया अपने पास 1 के इक्वल। सिमिलरली अपने पास एक इन्फॉर्मेशन और है, यहाँ पर मीन दे रखा है किसके इक्वल 5/2 के इक्वल। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बोले या मीन बोले एक ही बात होती है। तो ये किसके इक्वल होता है समेशन ऑफ i इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और i मेरा वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 4 तक। इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 5/2 ये मीन। तो अब Pi की जगह पर मैं फिर से ये वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ai इंटू बी, तो ये हो जाएगा i इंटू ai प्लस बी, इसका समेशन i इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक। तो ये हो जाएगा a इंटू आई स्क्वायर का समेशन, और ये हो जाएगा b इंटू आई का समेशन। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 30a प्लस 10b, और ये वैल्यू अपने को गिवन है
तो इन दोनों को यूज़ करके अपन ए और बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करने पर इसका ट्वाइस अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास 1/2 और 10, तो ए की वैल्यू आ जाती है 1/20 और बी आ जाएगा 1/10। तो अपने पास ए और बी की वैल्यूज आ गई, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P1 किसके, P0 पहले लिख लेते हैं, P0 मतलब सिर्फ बी के इक्वल हो गया, तो P0 की वैल्यू कितनी हो गई 1/10, इसको अपन 2/20 लिख लेते हैं, 2/20। P1 किसके इक्वल होगा, A प्लस बी, इन दोनों का एडिशन, तो ये 3/20 आ जाता है। ऐसे ही P2 जो है वो 4/20 हो जाएगा, P3 जो है वो हो जाएगा 5/20, P4 क्या हो जाएगा अपने पास 4A प्लस बी, तो 4 + 2 ये 6/20 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे अपने से पूछा क्या है, अल्फा पूछा है। अल्फा क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आता है अपने पास, ये है अल्फा। वेरिएंस जो है इसके इक्वल आता है अपने पास। तो अपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो देखो ऑलरेडी पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अभी 5/2 क्वेश्चन में गिवन है। अपने को निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा समीशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू पी आई, और आई को वेरी कराना है अपने को 0 से लेके 4 तक, ठीक आ जाएगा। तो अब चाहें तो अपन इसको ए और बी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, या फिर ये सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दो। आई स्क्वायर 0 इंटू P0, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 3/20 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4/20 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5/20 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 6/20। इसको जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास फाइनली ये वैल्यू आ जाती है 1.75। यही वैल्यू जो मैंने अभी बोला, इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना है बस। आई स्क्वायर इंटू पी आई, आई की वैल्यू पता ही है ये सारी, और इन्हीं पी आई से इनको मल्टीप्लाई कर दो। अपने को लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 24 अल्फा, तो 24 अल्फा क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 विच इज इक्वल टू 42। तो ये इसका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट एज सच बहुत टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये मैट्रिसेस पे बेस्ड है, तो ये इसमें एक्चुअली बेसिक काउंटिंग पे भी क्वेश्चन है, और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे भी क्वेश्चन है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू पे भी क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट एज सच डिफिकल्ट नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं अपने को क्या क्या गिवन है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन के रूट अगर मैं सम निकालूं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, कितना आ जाएगा इसमें अपने पास -1। अब यहाँ पे एक सेट डिफाइन किया है जिसमें 1 अल्फा और बीटा, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3, जिसमें 9 एलिमेंट आएंगे, और वो उसको इस तरीके से, उसमें 2 टर्म्स डिफाइन किए हैं, एक RI और एक CJ। RI बेसिकली रो में जो 3 एलिमेंट्स हैं उनका सम हो गया, CJ मतलब उस कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम हो गया। मतलब अगर मैं मुझे बोले R1 क्या होगा, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम, C1 क्या है, फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम। फिर इसके बाद दे रखा है अपने को ये मैच कराने। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x3 मैट्रिक्स है, कितने मैट्रिक्स होंगे ये बताना है। इसका हर एक एलिमेंट T को बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 अल्फा बीटा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। अब कंडीशन क्या है, RI = CJ = 0 फॉर ऑल IJ, मतलब बेसिकली किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, 0। तो अपन यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। लेट्स से मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया, अगर तीनों एलिमेंट्स 1 अल्फा और बीटा हैं और तीनों का सम, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम में जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो इसी में से होंगे, 1 अल्फा और बीटा में से। बट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम 0 है, तो ऑब्वियसली बात है अल्फा प्लस बीटा -1 है, इसीलिए उनको 1 अल्फा और बीटा ही होना पड़ेगा इन सम ऑर्डर। ऑर्डर चेंज हो सकता है इनका। तो जैसे फर्स्ट वाली रो है, मैं अगर ये फिल करता हूँ, फर्स्ट वाली रो को अपन किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल वेज हो गए इसके।
तो यहाँ पे लेट से मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पे मैंने अल्फा डाला और यहाँ पे मैंने बीटा डाल दिया। तो इसको प्लेस करने के मेरे पास हैं 3 फैक्टोरियल वेज। अब इसके बाद नीचे वाली जो रो है, इस रो में मुझे एलिमेंट इन्हीं को प्लेस करना है वापस से, लेकिन अब मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कॉलम वाइज भी एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए, यानी कि हर कॉलम में भी मेरे पास एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, 1, अल्फा और बीटा, यही होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे 1 नहीं लाना, यहाँ पे बीटा अल्फा नहीं आना, यहाँ पे बीटा नहीं आना है, मतलब इन ए वे डिरेंजमेंट्स हो गया है, इधर 1 नहीं, इधर अल्फा नहीं, इधर बीटा नहीं, तो डिरेंजमेंट्स ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा 2। इसके लिए 2 वेज होते हैं अपने पास। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी एक केस लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला बीटा, इधर डाल दिया मैंने 1 और इधर मैंने लिख दिया अल्फा। अब जो थर्ड वाला जो रो है वो फिक्स हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अल्फा बीटा आना चाहिए, इधर भी 1 अल्फा बीटा आना चाहिए, इधर भी 1 अल्फा बीटा, और ये भी 1 अल्फा बीटा होने चाहिए। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, अल्फा बीटा और 1। तो ये अपने पास 3 ये बन गया बेसिकली, मतलब लास्ट वाली रो के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची अपने पास। तो यहाँ पे अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ मैट्राइसेस होंगे, फर्स्ट रो के लिए 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज थी, मतलब 6 केस, सेकंड वाले के लिए 2, तो अपने पास नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्राइसेस कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो 12 हो गया, पी के करेस्पॉन्डिंग 2 आ गया। अब अगर सेकंड वाला देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेस विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। सिमेट्रिक भी है और हर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम 0 भी आना चाहिए, यानी कि हर एक कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास वो 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा ही होने, और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले 1 अल्फा और बीटा फर्स्ट वाली रो में किसी भी तरीके से प्लेस कर देता हूँ। तो ऑफकोर्स इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे मेरे पास 3 फैक्टोरियल, और ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। अब अगर मैं नेक्स्ट वाला रो देखता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 को ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, और ये मेरे पास सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट इधर भी आएगा और ये बीटा इधर आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही कंडीशन है। अब देखो 1 और बीटा को प्लेस करना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स का सम 0 है, सी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 और बीटा प्लेस करना है। अगर मैं बीटा को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फिर मुझे, अल्फा। तो ये केस तो वैलिड था। अब अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, एक बार चेक करते हैं कि उल्टा पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और इधर लिखा बीटा, तो मुझे यहाँ पे बीटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन जैसे इधर बीटा लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 बीटा हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि अपने पास जो मैंने पहले केस लिखा था सिर्फ वही केस पॉसिबल है कि इधर बीटा आएगा, इधर 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फा। तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे ही बाकी के दोनों कॉलम्स फिक्स्ड हो गए। तो सिर्फ 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हो गए, यानी कि जो क्यू है इसके लिए अपने पास 4th वाला ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अपने पास। अब अगर मैं इसमें थर्ड वाला देखता हूँ, इसमें मुझे एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0। अब यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसमें कि ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे 1 क्रॉस 3 के, 3 क्रॉस 1, एक्स वाई जेड रियल, मतलब बेसिकली रियल एंट्रीज हैं, और m जो अपना पहले वाला मैट्रिक्स था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये वाला मैट्रिक्स आना चाहिए। और m के जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसी से बिलोंग करने चाहिए इसके एलिमेंट, 1 अल्फा और बीटा। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब i इज ग्रेटर देन j। i इज ग्रेटर देन j का मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स में जो ये नीचे वाले 3 एलिमेंट्स होते हैं ये 1 अल्फा बीटा में से बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर, ये m है इनटू जो मैट्रिक्स अपने को गिवन था, और यहाँ पे अपने को दे रखा था a12 0 और -a23। a12 की जगह पर मैंने ये वाला एलिमेंट लिख दिया a23 की जगह पर ये एलिमेंट लिख दिया c, तो ये अपने पास आ गया -c। अब अगर मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन के अपने पास कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, बस ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो 1, इनफाइनाइट और 0 तीनों ही ऑप्शंस हैं अपने पास अवेलेबल। अब अगर यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अपन सॉल्व करें
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये अपने पास आ जाएगा ए वाई प्लस बी जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस ए वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी माइनस बी एक्स माइनस सी जेड इज इक्वल टू माइनस सी। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है तो अपने पास 0 ही होती है, यानी कि अपने पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। अब अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस देखूँ, देखो फर्स्ट वाले के लिए P के लिए अपने पास ऑलरेडी सेकंड वाला आ चुका है, और Q के लिए फोर्थ वाला। P के लिए सेकंड और Q के लिए फोर्थ, तो C ऑप्शन या फिर B ऑप्शन। अब इसमें देखो R के लिए 1 और R के लिए 3 दे रखा है, मतलब या तो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट। तो ये तो क्लियर हो ही गया अपने को कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आना है। ये तो इसमें ऑप्शंस इस तरह से थे कि अपने को पता चल गया, अपने को आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक बार देख लेते हैं हम कि आएगा कैसे, वो भी देख लेते हैं। इसमें अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरी वाली इक्वेशन बना दूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये आता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं C से, माइनस C से। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस C से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया B से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स दोनों कैंसिल हो जाएंगी। देखो B इंटू माइनस सी जेड, C इंटू बी इंटू जेड, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, माइनस ए सी वाई माइनस ए बी जेड माइनस ए एक्स। ये वाली टर्म एक्चुअली एक्स होगी, ये वाली टर्म गलत लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा x। अब सही है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया b से, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए सी। ये इक्वेशन आती है। अब इसमें देखो a और a कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है माइनस ऑफ सी वाई माइनस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। तो माइनस ऑफ सी वाई, ये इक्वेशन भी हमने सही नहीं लिखी है, ये भी अपने पास सी वाई आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन आती है। तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से अपने पास तीसरी वाली इक्वेशन आ गई। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि एक नई इक्वेशन अपने पास है ही नहीं। इन्हीं दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरी इक्वेशन आ गई। अपने को तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए तीन इक्वेशंस चाहिए होती हैं, बट यहाँ पे दो ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। एक लास्ट वाला और बचा है, वो देखते हैं। इसमें यहाँ पे दे रखा है कि आर आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर आई, मतलब रो वाइज तीनों एलिमेंट्स का सम क्या आ रहा है, 0। तो एक बार अपन इसको भी चेक कर लेते हैं कि मैंने ये कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर। अगर मैं इसमें ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँ, कॉलम 1 को लिखा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। इस जगह पर इन तीनों एलिमेंट्स का सम आ जाएगा, इस जगह पर इन तीनों एलिमेंट्स का सम आ जाएगा। बट मुझे पता है R1 R2 R3 क्या है, 0, मतलब इन तीनों का सम भी 0 है, इन तीनों का सम भी 0 है, इन तीनों का सम 0 है। तो मेरे पास ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें तीनों एलिमेंट 0 हो गए, और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर तीनों एलिमेंट 0 हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर भी अपने पास जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 आ जाती है, तो 5 आ गया। तो इसमें अपने पास आंसर हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन। P का 2 अपन निकाल ही चुके हैं, Q के लिए 4 हो गया, R के लिए थर्ड इनफाइनाइट था, और लास्ट वाले में डिटरमिनेंट वैल्यू 0, तो ये 5। तो ये आ जाता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट मैनेजेबल था ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसमें अगर अपन पढ़ें, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 2x, एक सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर है 0, अल्फा। ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई कर रहा है और अल्फा ग्रेटर देन 0 है। यानी कि अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, तो ये जो है इसका सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पे कहीं पे अपन ने x एक्सिस ले ली,
और ये जो लाइन है y = 2x लाइन, ये सर्कल को टच कर रही है। तो इसमें अपने को दे रखा है इसका सेंटर है 0, अल्फा। ये यहाँ पे इस पॉइंट को टच कर रहा है, लेट से सेंटर को अपन ने C ले लिया, ये पॉइंट है A1। फिर इसने क्या बोला है, B1 बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज डायमीटर। तो इसी को अपन एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये आ गया अपने पास B1। अब इसमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस आर, आर सर्कल की रेडियस है, ये आर है। तो अल्फा प्लस आर की वैल्यू गिवन है 5√5। अगर मैं ये एंगल को थीटा लेता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि स्लोप अपने पास लाइन का 2 दे रखा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, यानी कि r डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ, इसको मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ ये एंगल। तो अपने पास आ गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू r बाय अल्फा। तो ये आ गया कॉस थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू 2 है तो कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास 1/√5, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/√5। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू √5 टाइम्स ऑफ r, और r और अल्फा का अपने को सम गिवन है 5 + √5। तो यहाँ से आ जाएगा r + √5r इज इक्वल टू 5 + √5। इसको कैलकुलेट करने पे अपने पास r की वैल्यू आ जाती है √5। r √5 है और r बाय अल्फा 1/√5 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई 5, अल्फा 5 के इक्वल हो गया। यानी कि ये पॉइंट आ गया अपने पास 0,5, ये पॉइंट है 0,5, ये लेंथ 5 है और ये लेंथ है √5। तो पाइथागोरस से अपन OA1 लेंथ निकाल सकते हैं। OA1 इज इक्वल टू √5² माइनस रूट अल्फा का स्क्वायर, तो ये अपने पास √20 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 2√5। ये लेंथ हो गई 2√5। अब एक क्वेश्चन में इसमें A1 पूछा हुआ है, दो तो अल्फा और आर की वैल्यूज हैं, वो तो आई गई अपने पास ऑलरेडी। एक है A1 के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं कि A1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब ये वैल्यू ऑलरेडी अपने पास 2√5 है, तो ऑफकोर्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2√5 कॉस थीटा, 2√5 साइन थीटा। ये अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और कॉस थीटा की वैल्यू पता ही है अपने को 1/√5, साइन थीटा है 2/√5। तो ये वैल्यू जो है अपने पास 2,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये है A1। और A1 और B1 के लिए 0, मिड पॉइंट है। A1 और B1 के लिए 0, मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0,5 हैं, A1 अपने पास ऑलरेडी है 2,4, तो ये B पॉइंट आ जाएगा अपने पास -2,6, ये B1 पॉइंट आ गया। तो अपने पास चारों वैल्यूज़ आ गई। अल्फ़ा है अपने पास 5 के इक्वल, मतलब 4, इसके लिए 4 आएगा। R की वैल्यू है √5, तो ये 2 हो गया। A1 है 2,4, तो ये 5 हो गया। B1 3, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। अल्फ़ा P के लिए 4, Q के लिए 2, R की वैल्यू 5 और ये 3, तो C ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर्स पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। गामा बिलोंग्स टू R है, कोई एक रियल नंबर है, और ये 2 लाइंस दे रखी हैं, और ये गिवन है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और R1 उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 L2 का। O ओरिजिन है, n कैप एक नॉर्मल वेक्टर है टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस। इन दोनों लाइन से जो प्लेन बनेगा, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक प्लेन में लाई करेंगी, तो इन दोनों से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। तो अब अपने को ये एंट्रीज को मैच करना है। इसमें गामा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे इस लाइन में एक गामा छोड़ा हुआ है, मतलब लाइन की पूरी इक्वेशन अपने पास नहीं है। तो इसमें अगर मेरे को ये मालूम है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक तरीका तो होता है कि B1 क्रॉस B2 डॉट A1 माइनस A2 को 0 कर दें। बट यहाँ पे R1 जो है मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी गिवन है,
यानी कि मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर जनरल पॉइंट्स मान लेते हैं दोनों लाइन के ऊपर। अगर इस वाली लाइन पे जनरल पॉइंट लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 11, यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 21, यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 29, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा, इस लाइन पर जनरल पॉइंट लिया तो वो हो जाएगा 3 म्यू माइनस 16, यहाँ से आता है 2 म्यू माइनस 11, गामा इंटू म्यू माइनस 4। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पॉइंट दोनों में कॉमन होगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक इक्वेशन ये आएगी इन दोनों से इक्वेट करने पर, और एक इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट करने पर। जब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो अपने पास म्यू की वैल्यू 5 आ जाती है और लैम्डा आ जाएगा 10। ये दो वैल्यूज आ जाती हैं अपने पास। अब तीसरा कोऑर्डिनेट भी मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। इसमें अगर मैं लैम्डा की जगह पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है, इज इक्वल टू इसकी जगह पे म्यू की वैल्यू 5 पुट की तो ये आता है 5 गामा माइनस 4। यहाँ से सॉल्व करने पर गामा की वैल्यू 1 आ गई, गामा इज इक्वल टू 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास ये आ गया। उसके बाद अपने को क्या क्या चाहिए, एन वेक्टर बताना है। तो एन वेक्टर या एन कैप जो है ये नॉर्मल वेक्टर है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, यानी कि एन कैप जो है ये एक यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। B1 वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, और B2 वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस गामा i, बट गामा की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास या तो ये वाला वेक्टर हो सकता है या इसका नेगेटिव। वो कैलकुलेट करने पे यही वाला वेक्टर आ जाता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता है अपने पास। या तो ये आएगा या फिर -1/√6 i प्लस 2/√6 j माइनस 1/√6 k। इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि दोनों ही उसके परपेंडिकुलर हैं और अपने को यूनिट वेक्टर बताना था, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लास्ट वाले में क्या पूछा है, OR1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर मैं ये म्यू की लैम्डा की जगह 10 पुट कर देता है तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास -1, -1, 1। ये पॉइंट हो गया, ये R1 का के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो OR1 वेक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर लो तो अपने पास ये आ जाता है दिस माइनस ओरिजिन। तो ये अपने पास -i माइनस j प्लस के आ गया। तो ये OR के करस्पॉन्डिंग आ गया, मतलब ये बेसिकली R के करस्पॉन्डिंग है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है, OR1 वेक्टर डॉट एन कैप, इसकी वैल्यू पूछी है। ये वेक्टर पता है, ये मेरे पास दोनों है, तो दोनों से डॉट प्लॉट लेके देख लो, ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। एक में वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2/3 और एक में ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इसमें अपने पास अगर अपन ऑप्शन चेक करें, गामा की वैल्यू 1 तो इसके लिए 3 आना चाहिए, और इसके लिए अपने पास 4 आता है तो 4, ये भी वही सेम मैच कर रहा है तीनों में। R के करस्पॉन्डिंग OR1 वेक्टर आया मेरे पास 1, तो ये भी 1, ये भी तीनों में मैच कर रहा है। तो इसके लिए देख लेते हैं, OR1 वेक्टर डॉट एन कैप ये आता है 5, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका C। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन, रेंज, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दो फंक्शंस गिवन है अपने को, f(x), f डिफाइंड है रियल टू रियल, g डिफाइंड है रियल टू रियल, और फिर ये एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया उसने h(x), और इसमें ABCD कुछ वैल्यूज डाल दी, उसके हिसाब से इसने 4 अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, और उनके लिए अपने को बताना है फंक्शन 1 है, ऑन2 है, डिफरेंशिएबल है, या उसकी रेंज क्या है। तो इसमें अपन ऑप्शंस के हिसाब से ही चलेंगे। पहला देखते हैं फर्स्ट पार्ट, A0, B1, C0 और D0। तो B की वैल्यू 1, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, बाकी सब 0। तो अगर ये फंक्शन देखते हैं तो ये है g(x) प्लस g((x)। लेकिन g(x) की वैल्यू बाकी हर जगह पे 0 है, सिर्फ 0 से हाफ में ये 1 - 2x होता है। तो अगर अपन g(x) प्लस g((x) निकालें तो ये फंक्शन क्या आएगा अपने पास, 0 से हाफ में, तो ये तो यही हो जाएगा 1 - 2x। अगर यहाँ पे मैं x को 0 से हाफ वेरी कराता हूँ तो हाफ में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे वापस से यही इंटरवल आ जाता है, मतलब 0 से हाफ में ये दोनों ही यही वाला फॉलो करेंगे। बट इसके लिए तो क्या लिखेंगे अपन, 1 - 2x, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 1
माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ माइनस एक्स। इसके लिए मैंने यही वाला फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि 0 से हाफ, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आती है हाफ, और हाफ पुट करते हैं तो 0, मतलब ये अंदर वाला इंटरवल 0 से हाफ ही वेरी करेगा, तो इसीलिए यही वाला फंक्शन कंसिडर करना है अपने को। अब अगर इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो ये 2x और ये प्लस 2x आपस में कैंसिल, 1 + 1 2 - 1 ये 1 हो गया, तो ये 1 आ गया फॉर x बिलोंग्स टू 0 to हाफ। और अगर बाकी पॉइंट देखें अदरवाइज तो ये वैल्यू 0 है, ये देखो 0, तो ये तो हमेशा ही 0 हो जाएगा उस केस में। अब इसकी रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन से, 0 और 1, तो ये वाला इसका आंसर हो गया, मतलब इसके लिए आंसर क्या हो गया, 5th। 1 1 है नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं अपने पास। 0 से आप पूरे इंटरवल में 1 वैल्यू है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो 0 वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया, मिनी वन फंक्शन। उसके बाद ऑन टू नहीं, रेंज में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ऑन टू नहीं हो सकता है ये, क्योंकि और रियल टू रियल डिफाइंड है एच। उसके बाद डिफरेंशिएबल भी नहीं है क्योंकि ये 0 और हाफ दोनों पे डिसकंटिन्यूस होगा। रेंज 0 से 1 नहीं, रेंज अपने पास 0, 1 आ रही है, सिर्फ 2 डिस्क्रीट एलिमेंट्स होंगे, कंटिन्यूस इंटरवल नहीं आएगा। क्यू पार्ट में देखते हैं, a = 1, b = 0, c = 0, d = 0, तो a को 1 मतलब सिर्फ f of x हो गया, तो यही वाला फंक्शन आ गया अपने पास। अब इस फंक्शन के लिए अपने को बताना है कि कौन कौन से केसेस वैलिड है। रेंज की बात करें, सिर्फ 0 और 1 2 एलिमेंट नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो रेंज ऑफ एच इज 0, 1 क्लोज ब्रैकेट, नहीं ये वैल्यू 1 से बड़ी भी हो जाएगी, तो ये वाला भी ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। 1 1 नहीं, साइन 1/x बहुत सारी x की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग 0 होगा, तो ये एक्सप्रेशन भी बहुत सारी वैल्यूज़ पे 0 है, यानी कि ये 1 1 भी नहीं है। ऑन टू के बारे में मुझे पता है, ये एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगी, 0, तो ये साइन 0 को टेंड करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसमें मेरे पास सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज में नहीं आएंगे, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल ऑन आर, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो कि बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं। तो f of x जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें mod x दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो 2 केस ले लेते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा -(x²) sin 1/x, और x ग्रेटर देन 0 के लिए यही पॉजिटिव हो जाएगा, x² sin 1/x, और x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 ही रहेगा। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके लिए मुझे LHD और RHD दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो मैं अगर इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ LHD, ये क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे और x को रिप्लेस कर दो -h से, तो ये हो जाएगा -(h²) साइन ऑफ -1/h, तो 1/h लिख दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया हमने, माइनस f of 0 की वैल्यू है 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय h, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, ये 0 को टेंड कर रहा है और ये 0 से 1 के बीच का, -1 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 आ गया। सिमिलरली जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वहाँ पे बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज़, तो ये वो भी 0 ही हो जाएगा। LHD RHD इक्वल मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो ये 3 आ गया अपने पास। नेक्स्ट वाला है a = 0, b = 0, d = 0, और c की वैल्यू है 1, मतलब ये फंक्शन हो गया x - g of x, g of x की जगह ये वाला फंक्शन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 0 से हाफ में x बिलोंग्स टू 0 से हाफ, इसमें ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस ये एक्सप्रेशन, x में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 3x - 1, और 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे x में से तो ये x आ जाएगा, तो ये अदरवाइज हो गया। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें अपन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि अदरवाइज मतलब 0 से हाफ के बाहर बनाना है अपने को x, तो इधर ये ऐसा बन गया, 0 से हाफ के बीच में ये 3x - 1, अगर मैं x = हाफ पे इसकी वैल्यू देखता हूँ तो 3/2 - 1 हाफ ही आ जाती है, यही पॉइंट आ गया। और अगर हम 0 पे वैल्यू देखते हैं तो वो -1 आती है, मतलब ये कुछ इस तरह का फंक्शन हो गया -1, ये ग्राफ बन गया इसका। अब इसमें 1 1 नहीं, इतने पार्ट में देखो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट आ रहा है बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए, तो ये तो नहीं होगा। ऑन टू, हाँ सारी की सारी रियल वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी रेंज में, तो ये ऑन टू है।
डिफरेंशिएबल नहीं, डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। रेंज इसकी 0 से 1 नहीं, इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। 0 से 1 नहीं, ये भी गलत है, तो ये क्या हो गया अपने पास, ऑन टू, तो ये 2 हो गया। लास्ट वाला A0, B0, C0 और D की वैल्यू 1, D की वैल्यू मतलब सिर्फ g ऑफ x बच गया, g ऑफ x मतलब सिर्फ ये फंक्शन देखना है अपने को। तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज पे 0 हो रहा है, 1 1 नहीं होगा। इस इंटरवल में इसकी रेंज अगर 0 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 आता है, हाफ पुट करते हैं तो 0, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो एंड पॉइंट्स पे निकाल लो वैल्यू, उससे अपने को रेंज मिल जाएगी, और उसके अलावा ये हमेशा 0 ही है, तो ये इसकी रेंज आ गई। इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से 1। ये ऑप्शन ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएबल नहीं, ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास, 0 से हाफ में है ये 1 माइनस 2x, और इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पे ये 0 है, तो ये मेरे को दिख रहा है 0 और हाफ दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ऑन टू नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में सिर्फ 0 से 1 वाले एलिमेंट आ रहे हैं, 1 1 भी नहीं है, तो ये फोर्थ बच गया इसके लिए, तो ये फोर्थ आ गया अपने पास। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार इसमें, 5 3 2 4, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इसमें मैनिपुलेट करवाया उसने अलग अलग फंक्शंस देकर, बट एज सच क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लेंदी क्वेश्चन है ये।